हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार और हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूरोपियन कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है द डचमैन्स। ठीक है, जो कि ट्रेडिंग के पर्पज से इंडिया आए हुए थे। सो बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उस पर्टिकुलर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने में बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इट। फ्रेंड्स, द डचमैन्स, राइट? डच, जो कि ओरिजिन करते हैं आपके नेदरलैंड से। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा कि पोर्टुगीजों ने इंडिया में आके अपना कमर्शियल वॉयजेस शुरू किए, तो डच पीपल्स ने भी कमर्शियल एंटरप्राइज को लेड करते हुए ईस्टर्न पार्ट की तरफ, ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ यहाँ पे जो है आपके वॉयजेस लेना शुरू किया। अगर हम लोग वर्ल्ड को इस स्क्वायर के थ्रू समझे, तो ये बीच की, अगर हम लोग एक समझ लो कि ये यूरोपियन पूरी कंटिनेंट है, यहाँ से वेस्टर्न पार्ट एंड यहाँ से ईस्टर्न पार्ट। हम लोगों ने देखा था कि ये पोर्टुगीजों में गया था, ये स्पेन के हिसाब में गया था। इंडिया अब कहीं पे यहीं पे बिलोंग करता है, राइट? इंडिया आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। तो डच मैंस आफ्टर पोर्टुगीजों ने ये जाना कि भाई इंडिया में व्यापार करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने ईस्टर्न पार्ट को, ईस्टर्न वर्ल्ड को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। सबसे पहले 1596 में एक डचमैन हुआ था जिसका नाम था कॉर्नेलिस डे हॉटमैन। ये पहला ऐसा डचमैन था जिस जो सुमात्रा और बंटम, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक आइलैंड है। वो कौन सा आइलैंड का नेशन का पार्ट है? वो इंडोनेशिया के पार्ट है। ठीक है, जावा सुमात्रा तो आपने सुना ही होगा, बट बंटम भी उस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्रेड एरिया गिना जाता था। सो कॉर्नेलिस दे हॉटमैन 1596 में इंडोनेशिया पहुंचता है। और वहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत खासे अच्छे खासे स्पाइसेस की आपको बेशुमार, मतलब दौलत हासिल हो सके उतना पैसा है इंडोनेशिया में। स्पाइसेस के बड़े बड़े फार्म्स हैं जो कॉर्नेलिस ने देखे, राइट? उसने कुछ मैसेजेस पहुंचाए अपने स्टेटमेंट्स को। तो उसके बेसिस पे 1602 में स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड्स, स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड्स, जो कि कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स में ट्रेड या तो कॉमर्स को देखता था, उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो इंसान था, उसने क्या किया कि जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां थी, ठीक है, वो सारी की सारी छोटी मोटी कंपनीज को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स फॉर्म किया। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स कब बनती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1602 में, राइट? सो अब ये जो कंपनी बनाई गई, तो क्या ये खाली ट्रेडिंग पर्पज से बनाई गई थी? जी नहीं, इसका प्राइमरी मोटिव डेफिनेटली ट्रेडिंग था, लेकिन कंपनी वाज आल्सो एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वॉर, टू कंक्लूड ट्रीटीज, टू टेक पोजीशन ऑफ टेरिटरीज एंड टू इरेक्ट द फोर्ट्रेसेस। ठीक है, मतलब आप देखिए कि ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं थी, ये ट्रेडिंग प्लस आपकी पॉलिटिकल कंपनी थी। ठीक है, जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये पावर्स दे रखे थे कि आप हमारे बिहाफ पे वॉर भी कर सकते हो, आप हमारे बिहाफ पे ट्रीटीज भी साइन कर सकते हो, आप हमारे बिहाफ पे कोई टेरिटरी का पोजीशन भी ले सकते हो, और हमारे बिहाफ पे आप लोग क्या कर सकते हो, फोर्ट्रेस भी बना सकते हो, राइट? तो ये सारा का सारा पावर्स किसको दिए गए थे? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स को, राइट? आगे देखते हैं कि इसी पर्टिकुलर कंपनी ने कैसे इंडिया में आके डच सेटलमेंट्स प्रिपेयर किए। डचमैन्स ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री इंडिया में बनाई मसूलीपट्टनम में 1605 में। आप देखिए 1602 में ये कंपनी बनी है, और 3 सालों के अंदर इंडिया में आके इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा दी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर पोर्टुगीजों की बात करें, तो 1503 के अंदर पोर्टुगीजों ने कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, जबकि डचमैन्स ने पहली फैक्ट्री 1605 में करीब करीब पोर्टुगीजों के आने के 100 साल बाद मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, और ये यहाँ पे उनकी शुरुआत थी, ये आगे रुके ही नहीं। ठीक है, इन्होंने इंडिया में अगर आगे देखे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पोर्टुगीजों के प्राइम थ्रेट बन जाते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि तब के टाइम पीरियड में, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में, डचमेन्स वेर द ओनली कम्युनिटी हु कैन डायरेक्टली कॉम्पीट विद पोर्टुगीज इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा इंडिया में सिर्फ पोर्टुगीज ही थे जो कि राज कर रहे थे।
तो अब सीधी सी बात है, डचमैन्स के आने से पोर्टुगीजों को यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन मिलती है। साथ ही साथ डचमैन्स ने नागापट्टम जो है वो पोर्टुगीजों से यहाँ पे क्या करा हुआ था, कैप्चर करा था, वॉर किया, और उसमें पोर्टुगीजों से इन्होंने नागापट्टम भी जीत लिया था। और साथ ही साथ नागापट्टम के जीतने के बाद मसूलीपट्टम और नागापट्टम ये दोनों में उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली, और इस दोनों के थ्रू उन्होंने कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में भी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली। मतलब कि पोर्टुगीजों का यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है वो उसको डायरेक्ट चैलेंज मिला। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि डच एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज ऑन कोरोमंडल कोस्ट, इन गुजरात, इन उत्तर प्रदेश, इन बंगाल एंड इन बिहार। ठीक है, ये आप देखिए कि कोरोमंडल कोस्ट पे गुजरात, यूपी, बंगाल और बिहार में इन्होंने जो है डायरेक्टली डचमैन्स ने फैक्ट्रीज बना ली। अब देखिए इस दौरान आपके पोर्टुगीज कहाँ थे, तो इन सब दौरान आपके पोर्टुगीज जो थे वो मुगल्स के साथ रिलेशन बनाने में बिजी थे। ठीक है, और वो लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग मुगल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। यहाँ पे आप देखिए 1609 का टाइम पीरियड है। 1609 का टाइम पीरियड यानी कि अकबर की डेथ हो चुकी है और जहांगीर आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि यही कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में इंग्लिश मैंस की भी इंडिया में क्या होती है, एंट्री होती है। तो देखिए पहले सिर्फ पोर्टुगीज हुआ करते थे, उसके बाद डच आए, और उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश मैन आने वाले हैं। सो ये आप देखिए कि कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में पूरी हिस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, हम लोग डच को तो समझ ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ पोर्टुगीजों का क्या सिचुएशन चल रहा था और इंग्लिश मैन भी आने वाले थे, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, 1609 में पोर्टु आपके डचमैन्स ने पुलिकट में आपके एक फैक्ट्री ओपन करी है। साथ ही साथ इन्होंने दूसरी बहुत सारी जगह, जैसे कि अगर बात करें कि सूरत में 1616 में यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री खोली, बिमलीपट्टम में उन्होंने 1641 में खोली, 1645 में कराईकल में, चिंसुरा 1653 में, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना एंड नागापट्टनम में 1658 में इन्होंने फैक्ट्रीज ओपन करी है, और लास्ट में कोचिन में 1663 में। ठीक है, कोचिन जो कि एक मेन सेंटर था पोर्टुगीजों का, वहां पे भी इन्होंने 1663 में जो है अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर ली है। तो अब देखिए इंडिया का ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो गुजरात से लेके बंगाल तक का पूरा साउदर्न पोर्शन है, वो सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट इन्होंने जो है यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑलमोस्ट कैप्चर कर रखा है, और सारे के सारे पोर्ट्स को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया से, जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसे वो फार ईस्ट की तरफ भी ले जाते हैं। फार ईस्ट मतलब इंडोनेशिया की तरफ भी ले जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यमुना वैली में उन्होंने इंडिगो इंडिगो का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू किया था, सेंट्रल इंडिया और यमुना वैली में। साथ ही साथ बंगाल में यहाँ पे टेक्सटाइल एंड सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शुरू करवाया था। गुजरात एंड कोरोमंडल के कोस्ट में भी आपको टेक्सटाइल एंड सिल्क का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ से शुरू करवाया जाता है। बिहार में इन्होंने सल्पेट्रे करके एक जो पूरा प्रोडक्ट आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाया था। और गंगा वैली में इन्होंने ओपियम और राइस का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इन्होंने प्रमोट किया था, कि इन्होंने डचमैन्स ने। तो अगर वहाँ उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये पैराग्राफ पूरा आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से भरा पड़ा है डचमैन्स की। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब जब डचमैन यहाँ पे आ गए हैं तो उसके बाद कौन सी नई दूसरी एक कम्युनिटी आती है। द नेक्स्ट कम्युनिटी कम्स टू इंडिया इज एंग्लो। एंग्लो पीपल माने क्या, आपके इंग्लिशमैन, ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पे जब अगर बात करें कि ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ एंग्लो डच राइवलरी कितनी इंटेंसिफाई हो जाती है, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही डच को यहाँ पे प्रॉफिट गेन करता हुआ देखते हैं, इंग्लिशमैन भी यहाँ पे आ जाते हैं। और इंग्लिशमैन के आने की वजह से वो लोग जो है वो डच के कमर्शियल इंटरेस्ट को डायरेक्टली क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। डच लोगों ने पोर्टुगीज को चैलेंज किया, इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स ने डच को चैलेंज किया। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी जो कमर्शियल राइवलरी है वो ब्लडी वॉरफेयर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो मुगल्स और ये सब तो साइड में रह गया, इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी तो साइड में रह गई। अब यूरोपियन कम्युनिटीज भी इंडिया में आके अंदर अंदर क्या कर रही है, बीच बीच में वॉर कर रही है। देखने को मिलता है कि अभी तक तो सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन जैसे ही डच ने यहाँ पे आपके ईस्टर्न पार्ट में अम्बोयना करके एक जो पूरा छोटा सा आप कह सकते हो कि टापू, समुद्र टापू है यहाँ पे, आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, वहां पे उन्होंने अम्बोयना जो है वो डच लोगों ने कैप्चर किया हुआ है पोर्टुगीजों से 1605 में। ठीक है, अब देखना ये अम्बोयना कैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता है एंग्लो डच राइवलरी का।
डच लोगों ने पोर्टुगीजों से 1605 में अम्बोयना एक आइलैंड जो है, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट हुआ था, वो कैप्चर किया था। अब 1623 में, मतलब कि कैप्चर के करीब करीब 20 साल बाद, यहाँ पे जो डचमैन है वो 10 इंग्लिशमैन को एंड 9 जापानीज लोगों को मार डालता है। कुल मिला के 20 लोगों को उन्होंने यहाँ पे डच लोगों ने मार डाला। अब इससे क्या होता है कि चलो जापान का तो ठीक है, लेकिन जो 10 इंग्लिशमैन मरे, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, इस राइवलरी को कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद वॉरफेयर्स शुरू हुए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। एंड ये दोनों वॉरफेयर्स जो है वो 1667 तक चले। 16 से 23 से 1667, मतलब करीब करीब 40 साल तक इन दोनों के बीच में वॉर्स चले। और उस वॉर्स के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें यहाँ पे उस ट्रीटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई कि जो भी इंडोनेशिया के ऊपर क्लेम्स है आपके ब्रिटिशर्स के, वो ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया के ऊपर अपने सारे क्लेम्स को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे टोटली डच सुप्रीमेसी होगी, टोटली डच मोनोपोली होगी ट्रेड की, जहाँ तक बात आती है। तो सेम एज इंडिया की बात आई तो इंडिया के ऊपर टोटली जितने भी क्लेम्स है वो सारे के सारे डच क्लेम्स को यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। इंडिया की ट्रेड के बारे में, इंडिया के ट्रेड की मोनोपोली किसे दी जाती है, ब्रिटिशर्स को दी जाती है। तो मतलब ब्रिटिश के पाले में गया इंडिया और यहाँ पे आपके डच के पाले में गया इंडोनेशिया, ठीक है। सो डच गोज टू इंडोनेशिया, ब्रिटिश कम टू इंडिया। सो ये यहाँ पे 40 साल के वॉर के बाद ये आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि डचमैन्स अपने सारे के सारे क्लेम्स इंडिया के ऊपर से खारिज करते हैं और ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया के ऊपर से अपने सारे के सारे क्लेम्स खारिज करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद क्या हुआ, तो डचमैन्स ने अपने जो ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस के ट्रेड थे उसे मोनोपोलाइज किया। उन्होंने, आपको देखने को मिलेगा कि सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो, राइस एंड ओपियम, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, उसमें इन लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रेड को इंडिया में कंटिन्यू किया था, ठीक है, बिफोर इवन गोइंग बैक टू इंडोनेशिया, राइट। सो दिस इज द चैप्टर कि जहाँ पे एंग्लो डच राइवलरी आपको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट में एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपके डचमैन्स का इंग्लिश में इंडिया में से डिक्लाइन होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे ही डच लोगों ने नेदरलैंड्स की जो ये पूरी कम्युनिटी है, उन्होंने मलय आर्किपेलागो, मतलब कि मलेशिया में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को एक नया स्कोप बनाया। उस दौरान में थर्ड एंग्लो डच वॉर में, जो कि 1672-74 के बीच लड़ा गया, वो 1672-74 का एंग्लो डच वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सूरत, जो कि डच के पास था, एंड बॉम्बे, ठीक है, जो कि आपके इंग्लिशमैन के पास था, अब ये दोनों के दोनों का जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इंग्लिश शिप्स होती है, 3 इंग्लिश शिप्स को यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में डच लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। अब देखिए, ये थर्ड एंग्लो डच वॉर का मेजर एक रीजन है। ये थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में डच पीपल ने 3 इंग्लिश शिप्स को क्या किया, यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया, उनको यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैप्चर कर लिया, राइट। एंड जिसकी वजह से हुआ क्या कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया कि कैसे वो लोग रिटेलिएट करें, ठीक है, कैसे वो लोग रिटेलिएट करें। तो रिटेलिएशन का फॉर्म क्या हुआ, रिटेलिएशन का फॉर्म हुआ बैटल ऑफ हुगली, जो कि 1759 में लड़ा गया। देखिए, 1759 मतलब कि 1857 की क्रांति का 100 साल पहले की बात है, ठीक है। 1857 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग जिसे कहते हैं, या तो रिवॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उससे 100 साल पहले बैटल ऑफ हुगली लड़ाया गया था बिटवीन इंग्लिश एंड डच पीपल, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत ही खराब तरीके से डचमैन्स को हराया। एंड आपको देखने को मिलता है कि डच के जितने भी एम्बिशंस थे इंडिया में, वो सारे के सारे इस वॉर के बाद खत्म हो गए, ठीक है। सो बैटल ऑफ हुगली वाज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यू कैन से इवेंट इन द डच एंग्लो डच राइवलरी इन इंडिया, ठीक है। अब जिसकी वजह से हुआ और होता क्या है कि जितना भी सपना था डचमैन्स का इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग का, अब डेफिनेटली अगर देखा जाए कोई पोर्टुगीज एंड इंग्लिशमैन के मुकाबले, तो डचमैन का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि इंडिया में आके वो लोग अपना एम्पायर बिल्ड करें। उनका मेजर मोटिव क्या था कि भाई ट्रेड करना है हमें, वो एम्पायर बिल्डिंग में नहीं मानते थे कंपेयर टू ब्रिटिशर्स एंड पोर्टुगीज।
यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनके जितने भी कमर्शियल इंटरेस्ट थे इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे इंटरेस्ट बैटल ऑफ हुगली के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ हुगली में जितने भी उनके क्लेम्स थे वो टोटली 100% यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और इंग्लिश मैन यहाँ पे सुप्रीमसी में आ जाते हैं, जहाँ तक कमर्शियल ट्रेड की बात आती है इंडिया के उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे देखने को मिलता है कि डच लोग इंडिया में इतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे, तो उसका एक रीज़न ये था कि स्पाइसिस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में स्पाइस के बहुत ही अच्छे खासे आइलैंड थे। और उनको ऐसा लगता था कि इंडिया से बेहतर हमें ट्रेड है जो है वो इंडोनेशिया से मिल सकता है, इसलिए वो लोग इंडोनेशिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कंपेयर टू दैट ट्रेड ऑफ इंडिया, राइट। ये आपको देखने को मिलता है टोटल डचमैन्स की हिस्ट्री, जहाँ तक इंडिया की बात आती है, इंडिया के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स की बात आती है। तो अब फ्रेंड्स, कुछ व्यूज़ हैं जो हमारे हिस्टोरियंस है आर सी मजमूदार, एच सी राय चौधरी एंड के दत्ता ने प्रेजेंट करा हुआ है, जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि वो लोग ऐसा कहते हैं, द डच राइवलरी विथ इंग्लिश ड्यूरिंग द 17th century was more bitter than that of Portuguese. The policy of Dutch in East was influenced by two motives. One was to take revenge on Catholic Spain, the foe of their independence, and her ally Portugal, and the other was to colonize and establish settlement in East Indies with a view to monopolize commerce in that region. तो पोर्टुगीज और डच की राइवलरी से ज़्यादा इंटेंसिफाई थी ब्रिटिश और डच राइवलरी। उसके दो प्रमुख कारण थे। अब देखिए कि डच का इंडिया में आना या ईस्ट इंडीज की तरफ आना का दो मेजर रीज़न क्या था। तो दो मेजर रीज़न, एक थी कि उनका जो स्पेन है, ठीक है, जो स्पेन उनका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आपके यूरोपियन नेशंस में भी नेदरलैंड और स्पेन की कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में बहुत अच्छी खासी राइवलरी हुआ करती थी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगल्स पोर्टुगीज के साथ इंडिया में उनकी राइवलरी हुआ करती थी, ठीक है। अब इंडिया में पोर्टुगीज की डायरेक्ट राइवलरी का कारण एक ये तो था कि इकोनॉमिक चैलेंज तो था ही था, लेकिन स्पेन, यूरोप में जो स्पेन जो नेदरलैंड का मेन राइवल है, पोर्टुगीज उसका अलाय था, ठीक है। पोर्टुगल उसका अलाय था, इसकी वजह से स्पेन और पोर्टुगल से ये लोग डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में थे। ये फर्स्ट व्यू है, वो पॉइंट है उनका, कैथोलिक स्पेन से रिवेंज लेना। एंड सेकंड वाज टू मोनोपोलाइज द ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। अब आप सबको पता होगा कि इंडीज करके पूरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिका के साइड। तो उसके जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, उसके ईस्टर्न पार्ट मतलब क्या हो गया कि भाई अटलांटिक ओशियन आ गया, उसका आप कह सकते हो कि इंडियन ओशियन आ गया। उस पर्टिकुलर एरिया में कॉमर्स को, ट्रेड को मोनोपोलाइज करना, ये उनकी एक बेसिक सा मोटिव था। अब इन दोनों में से उन्होंने पहला तो हासिल कर लिया, ठीक है। उन्होंने पहला ऑब्जेक्ट कि भाई स्पेन से यहाँ पे बदला लेना, कैसे कि उसके जो अलाइज है मतलब कि पोर्टुगीज है, उस पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस इन्होंने इंडिया में से खत्म कर दिया, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो उनका सक्सेसफुल हो गया। अब जहाँ तक दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात आती है, तो दूसरे ऑब्जेक्टिव में उनको डायरेक्ट कंपटीशन मिली किससे, इंग्लिशमैन से, ठीक है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो मोनोपोलाइज द ट्रेड और कॉमर्स इन इंडिया, वो जो चाहते थे ईस्ट इंडीज जो चाहते थे, वो नहीं हो पाया। द रीजन बिहाइंड दैट इज इंग्लिशमैन, ठीक है, कि उनके डायरेक्ट कंपटीशन ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिशमैन्स थे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द डचमैन्स इन इंडिया एंड द सेकंड यूरोपियन कम्युनिटी टू एंटर द इंडिया। इसके बाद आपकी थर्ड कम्युनिटी आती है इंग्लिशमैन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में देखते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके। एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए